जेके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में बलबन को देखा था। आज हम बलबन को कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया था कि बलबन का सामान्य परिचय बता दिया था और आज हम बात करने वाले हैं बलबन के राजत्व सिद्धांत की। तो यह वीडियो सबसे महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर गुलाम वंश में इल्तुतमिश के बाद में कोई शासक है जिससे सवाल बनते हैं, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, नेट जेआरएफ हो, जहाँ हिस्ट्री का वेटेज है तो वहाँ बलबन से सवाल बनते हैं। और मैंने एक सवाल की बात भी की थी कि इस बार के आरएस प्री में एक प्रश्न पूछा गया था कि दीवाने अर्ज जो विभाग था उसकी स्थापना किसने की थी, तो वो भी बलबन ने की थी। तो आप गैस कर सकते हैं कि यह कितना हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पोर्शन है भी। तो हेडिंग डालें बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन का राजत्व सिद्धांत। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन के राजत्व सिद्धांत एक व्यक्ति है आरपी त्रिपाठी। आरपी त्रिपाठी आरपी त्रिपाठी महोदय ने कहा है कि बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित, प्रतिष्ठा पर आधारित था। अब कैसे था तो पूरा हम राजत्व सिद्धांत पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इस प्रकार का कमेंट पूछा जा सकता है, यानी कथन भी पूछ लेती है यूपीएससी या नेट जेआरएफ जितने भी है। तो प्रश्न पूछे कि किस व्यक्ति, किसके संदर्भ में आरपी त्रिपाठी ने कहा था कि उसका राजत्व का सिद्धांत शक्ति, न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित है। तो किसने कहा आरपी त्रिपाठी और किसके संदर्भ में कहा है, तो बलबन के संदर्भ में। अब बात करते हैं बलबन का राजत्व सिद्धांत। तो पहली बात तो यही है कि प्रथम सुल्तान यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान है जिसने राजत्व सिद्धांत को लागू किया था। यानी प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व प्रस्तुत किया है, राजत्व सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस राजत्व सिद्धांत का वर्णन या उल्लेख कौन करता है, तो वर्णन या उल्लेख करता है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने इसका उल्लेख किया है। जियाउद्दीन बर्नी वर्णन करता है और जियाउद्दीन बर्नी की किताब है, कहां वर्णन की है, तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही। इसमें जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि बलबन के द्वारा, यानी तारीख ए फिरोज शाही में जियाउद्दीन बर्नी वर्णन कर रहा है कि बलबन के द्वारा अपनी जीवनी, यानी बलबन की जीवनी, बलबन की जीवनी जिसे बसिया कहा गया है, बसिया लिखा मिले या बसाया, बहुत मोस्ट है, खूब एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीधा पूछेगा कि बसिया क्या है, तो बसिया बलबन की जीवनी है का संकलन के करवाया। यानी यूं कह सकते हैं, एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपनी जीवनी का संकलन करवाया, तो वह सुल्तान भी कौन आएगा, बलबन। और बलबन की जीवनी का नाम क्या है, बसिया या बसाया। सुल्तान के जीवनी का संकलन यह एक ईरानी प्रथा है, तो यह भी लिख सकते हैं सुल्तान की जीवनी का संकलन, जीवनी का संकलन ईरानी प्रथा है, ईरानी प्रथा है। नेक्स्ट बात करें, यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने राजत्व प्रस्तुत किया, वर्णन कौन करता है, तो जियाउद्दीन बर्नी करता है। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा है, तो जियाउद्दीन बर्नी ने ये लिखा है, कहाँ लिखा है, तारीख फिरोज शाही में वर्णन करता है। यह लिखता है कि बलबन ने अपनी जीवनी बसिया या बसाया का संकलन किया और सुल्तान की जीवनी का संकलन ईरानी प्रथा है। यानी बलबन कहां से प्रभावित होकर अपनी जीवनी का संकलन करवा रहा है, तो ईरान से प्रभावित होकर। ये बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है ये भी ईरानी, यानी ईरान या फारस के, ईरान कह लो या फारस के ससानिद वंश से, ससानिद वंश से प्रभावित है। यानी इतिहास में राजत्व सिद्धांत को देने का श्रेय किस वंश को है, तो फारस या ईरान के ससानिद वंश को है। एक व्यक्ति मिलेगा, मैंने उल्लेख कर रखा है, फिरदौसी, महमूद गजनवी के दरबार में था फिरदौसी।
फिरदौसी ने किताब लिखी है जिसका नाम है शाहनामा। शाहनामा में एक वंश का उल्लेख है और उस वंश का नाम है, यानी पौराणिक शासक आफ्रासियाब का उल्लेख है। आफ्रासियाब का उल्लेख। अब ये बात मैं यहां क्यों बता रहा हूं, तो यानी फिरदौसी की रचना है शाहनामा। शाहनामा में किस वंश का या किस शासक का उल्लेख है, तो आफ्रासियाब एक वंश है, एक पौराणिक वंश है, उसका उल्लेख करता है। अब इसका संबंध इससे क्या है, बलबन से क्या जुड़ा हुआ है, तो बलबन ने भी अपने आप को आफ्रासियाब वंशज का यानी आफ्रासियाब के वंशज से जोड़ा है। तो ये लिख सकते हैं, बलबन खुद को आफ्रासियाब का वंशज बताता है। आफ्रासियाब का वंशज बताता है, यानी बलबन एक निम्न कुल का व्यक्ति था, लेकिन उसने अपने आप को आफ्रासियाब से जोड़कर उच्च रक्त से संबंधित कर दिया। और बलबन राजत्व सिद्धांत में क्या कर रहा है, तो दरबार में शिष्टाचार पर बल दिया था इसने। दरबार में शिष्टाचार पर बल। अब देखो दरबार में शिष्टाचार पर बल कैसे दे रहा है, तो ये मान लीजिए यानी सुल्तान की कुर्सी, और ये यहां तुर्क अमीर बैठते थे भाई, ये लोग तुर्क अमीर बैठते थे। तो बलबन, मैंने आपको बताया था कि बलबन की प्रारंभिक और मूल समस्या क्या थी कि सुल्तान के पद की जो गरिमा चली गई थी उसको पुनर्स्थापित करना। अब बलबन इसको पुनर्स्थापित कैसे करता है, अपना प्रभाव या अपना डर अपने दरबार में कैसे फैलाता है, तो उसको देखिए। दरबार में शिष्टाचार पर बल देता है। तो बलबन ने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले ये जो कुर्सियां थी ये हटवा दी, यानी जितने भी तुर्क अमीर थे जो बैठे रहने की जो व्यवस्था थी उनकी कुर्सियां हटवा दी। उनके लिए एक ड्रेस कोड लागू कर देता है, यानी आप दरबार में आएंगे तो ड्रेस कोड पहनकर ही आएंगे। और तो और बलबन 24 घंटे राजसी पोशाक पहनता है। ऊपर से बलबन के 7-7 फीट के अभिशीनीय दास रहते हैं साथ में, और वो भी रक्त की नंगी तरह यानी रक्त से लगी हुई नंगी तलवारें लेकर घूमते हैं, साथ में आते हैं भी। 7-7 फीट के इसके अभिशीनीय दास हैं, अंगरक्षक हैं, और प्लस तो प्लस तलवार लेकर आते हैं, और वो भी खून से रंगी हुई। और जब बलबन आता है तो बलबन यानी ये अभिशीनीय दास है, वो जोर जोर से नारे लगाते हैं, जिल्ले इलाही जिल्ले इलाही जिल्ले इलाही, यानी दरबार में ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाता है कि दरबार के दरबारी अगर कोई अपनी समस्या लेकर आता था तो उसे बलबन सुनता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनकी आवाज सुनाई देती है, यानी अपना डर इनके बीच में बैठा रहा है। प्लस और इसने क्या किया, दरबार में आम व्यक्तियों के साथ में मिलना बंद कर देता है, या दरबारियों को मैं यूं कहूं कि दरबारियों की बात सुनना ही बंद कर देता है। वजीर के माध्यम से सारी बातें सुनता है। वजीर बोले जिसका पद का नाम है दीवाने विदारत के माध्यम से ये उन लोगों की समस्याएं सुनता है। यानी दरबारी जो तुर्क अमीर थे अब तक सीधी अपनी समस्याएं जो भी को कुछ कहना था सुल्तान के साथ में विचार परामर्श करते थे, लेकिन बलबन पहला शासक होता है जिसने ये प्रथा खत्म कर दी। और इसने अपने ही दरबार में सिजदा एवं पायबोस जो गैर इस्लामिक प्रथाएं थी उनको लागू कर देता है। यानी इसने 2 प्रथाएं लागू की, एक का नाम सिजदा और पायबोस, यानी सुल्तान जब आएंगे तो सिजदा करेंगे सर झुकाकर, यानी नमस्कार करना सीधी सी बात। पायबोस यानी सुल्तान के पैरों को चूमना, तो ये गैर इस्लामिक प्रथाएं हैं, इनको लागू कर देता है। ये खूब प्रश्न पूछा जाता है भी, सिजदा एवं पायबोस दिल्ली सल्तनत में किसने शुरू की थी, तो बलबन ने शुरू की, गैर इस्लामिक प्रथा। और तो और इसने दरबार में जितने भी आयोजन होते थे दरबार में, यानी संगीत है, मद्यपान है, नृत्य, सब समारोह पर सब पर रोक लगवा दी इसने। नौरोज महोत्सव का प्रचलन करवाया जाता है इसके दरबार में। एक महोत्सव है नौरोज महोत्सव का प्रचलन। नौरोज महोत्सव का प्रचलन करवाता है।
और तो और इसने निर्मम यानी इसके काल में जितने भी विद्रोह होंगे उनको निर्मम तरीके से दबा देता है। तो इसने जिस नीति पर बल दिया था उस नीति का नाम था लौ एवं रक्त की नीति। तो ये खूब पूछी जाती है भी, बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति पर बल दिया, लौ एवं रक्त नीति पर बल दिया, यानी कठोर नीति अपनाता है, कठोर नीति अपनाएगा। और जितने भी इसके शासनकाल में 4 विद्रोह होंगे, जैसे मेवात है, कटेर है, बुंदेलखंड है इत्यादि विद्रोह होंगे, उनकी निर्मम तरीके से हत्या करवा देगा। जितने भी विद्रोही थे उनको सबको खत्म करवा देता है। और तो और एक बार ये बंगाल जाएगा, बंगाल में इसका बेटा था, बेटा जब साथ जाता है तो इसने बंगाल में विद्रोह हो रहा था, बंगाल में जैसे विद्रोह होता है तो बंगाल के विद्रोहियों का दमन कर लेता है। अब बलबन ने क्या किया कि बलबन सुबह सुबह अपने बेटे के साथ में चल गया। अब जितने भी विद्रोही थे उनकी लाशें यानी उनके शरीर शवों को यहाँ सूली पर टंगा कर खड़ा कर दिया ऐसे सड़क के चारों तरफ, और अपने बेटे के साथ में सुबह सुबह भ्रमण कर रहे हैं। अब बेटे को ये बात दर्शा रहा है, बलबन ये बात कह रहा है कि सुल्तान का पद रक्त को नहीं देखता, यानी खून के संबंध को नहीं देखता। अगर आपने भी कभी मेरे जीवन में विद्रोह किया तो आपका भी यह असर होगा। और उल्लेख ये मिलता है कि इसी का बेटा, आगे हम उल्लेख करेंगे, इसी का बेटा जब बलबन की मृत्यु हो जाएगी तो दिल्ली नहीं पहुंचेगा, यानी दिल्ली आया नहीं और बंगाल का ही शासक बन जाता है। भी इतना डर बैठ गया था। बलबन ने न्याय पर बल दिया, यानी इनके अलावा बलबन न्याय पर बल देता है, न्याय पर बल। इनके अलावा और क्या करता है, अपने पुत्रों के नाम, अपने पुत्रों के नाम ईरानी प्रथा के साथ में शुरू कर देता है। ईरानी प्रथा जैसे क्यूमर्स है, केकुबाद है, ये ईरानी प्रथा के तौर पर इनके नाम रखे गए थे। इसका एक मित्र था जो कोतवाल था, यानी इसका एक मित्र है और जो दिल्ली का कोतवाल था, यानी इस समय दिल्ली के कोतवाल, जिसका नाम था फखरुद्दीन। दिल्ली का मित्र था, कोतवाल था। ये जब बलबन की मृत्यु हो जाएगी ना, बलबन की मृत्यु के 6 महीने बाद तक नहीं सोया था। 6 महीने, मृत्यु के बाद 6 महीने तक नहीं सोया। और जैसे ही बलबन की मृत्यु होगी तो जितने भी लोग थे, यानी दरबार में जितना भी डर था, तो जैसे वो शमशान घाट में जाते हैं तो बलबन को जहां दफनाया जाए, यानी इस्लामिक प्रथा में सिर्फ दफनाया जाता है, भी जलाया तो नहीं जाता। जैसे बलबन को जहां से गुजारा जाता है तो उस धूल को उड़ाते हैं। तो इतना डर पैदा कर दिया था बलबन ने। तो ये था पूरा बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन का राजत्व सिद्धांत न्याय, तो न्याय पर मैंने आपको लिख दिया है कि न्याय पर बल दे रहा है। शक्ति, तो किस प्रकार शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है, तो मैंने आपको बताया कि तुर्क अमीरों की कुर्सियां हटवा देना, सिद्धांत पाइबोस जैसी प्रथाएं लागू कर देना, जितने भी संगीत मदपान सबको खत्म करवा देता है। और तो और इसने प्रतिष्ठा पर बल दिया। तो प्रतिष्ठा पर बल देने का, यानी जैसे बलबन का देखो, ये इतना बड़ा टोप, ये इतना बड़ा तो टोपा ही पहनता। अब देखो बलबन का कद 7 फीट का हो गया, यानी जैसे कद था मान लीजिए 5 फीट का, 1 फीट का इसने टोपा पहन लिया। तो और इतनी बड़ी दाढ़ी थी, ऐसा मुंह हो गया था। और 5-7 जितने भी अंगरक्षक थे और वो 7-7 फीट के नंगी तलवारें लेकर आते थे और जिल्ले इलाही करते थे, यानी किसी की सुनते नहीं। तो प्रतिष्ठा पर भी बल दे रहा है। तो ये बात उनकी आरपी त्रिपाठी की महोदय की जो बात है, बलबन का राजत्व सिद्धांत शक्ति न्याय एवं प्रतिष्ठा पर आधारित था। तो ये किस प्रकार आधारित था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं बलबन की पहली समस्या थी जो मंगोल समस्या थी, यानी एक एक समस्याओं को उठाते हैं। मंगोल समस्या थी, उसका अंत कैसे करता है। तो नया हेडिंग डाले, मंगोल समस्या, यानी अब बलबन की जो समस्या थी उनका निवारण बलबन कैसे करता है, ये पढ़ते हैं। तो पहली समस्या है मंगोल समस्या। मंगोल समस्या को दूर करने के लिए बलबन क्या करता है, तो पहली बात तो एक इसने कूटनीतिक प्रयास किया, यानी इसकी तरफ से 2 प्रयास हुए। पहला प्रयास था कूटनीतिक, और इसने राजनीतिक भी प्रयास किया। कूटनीतिक प्रयास क्या किया, तो इसने एक शांति दूत भेजा, मंगोलों के दरबार में शांति दूत भेजा, और राजनीतिक प्रयास क्या करता है, तो यानी इसने सुदृढ़ नीति अपनाता है। राजनीतिक प्रयास के तहत इसने सुदृढ़ नीति अपनाता है।
अब सुदृढ़ नीति क्या अपनाता है तो वो भी देख लीजिए भी। जितने भी पुराने किले थे, पुराने किलों का जीर्णोद्धार करवाता है, नए किले बनवाता है। और तो और कहीं कोई विकलांग सैनिक था, कोई बुजुर्ग सैनिक था, तो उसको सेना से हटा दिया जाता है और सिर्फ युवाओं को भर्ती करता है। अपने सैनिकों में अफगानों की नियुक्ति कर लेता है। हालांकि मैंने ये बता दिया कि अफगानों की पहली बार नियुक्ति किसके काल में हुई थी, तो नासिरुद्दीन महमूद शाह के काल में हुई थी। लेकिन दोबारा नियुक्ति कब हो रही है, तो बलबन भी नियुक्ति कर रहा है। सुदृढ़ नीति के तहत इसने त्रिस्तरीय पंक्ति का गठन किया। त्रिस्तरीय सुरक्षा पंक्ति, त्रिस्तरीय सुरक्षा पंक्ति। अब त्रिस्तरीय सुरक्षा पंक्ति में इसने 3-3 स्थानों को चुनता है, 3-3 4-4 स्थानों को। ये मान लीजिए प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय है भाई, और ये तृतीय। इसने प्रथम पंक्ति में कौन कौन सा क्षेत्र रखा और वहां पर किसकी नियुक्ति करता है, तो प्रथम पंक्ति में लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, ये क्षेत्र थे। इन पर नियुक्ति किसकी की थी, तो इसके पर नियुक्ति हुई थी मोहम्मद की। मोहम्मद ये बलबन का प्रिय पुत्र था और इसी की उपाधि है शहीद आजम। शहीद ए आजम यानी इसकी मृत्यु के उपरांत, यानी बलबन एक कठोर शासक हुआ था, लेकिन जब इसका पुत्र मारा जाएगा यानी इसके पुत्र की मृत्यु होगी, तो उल्लेख मिलता है कि बलबन जब रात को रोता था तो 3-3 मील तक इसकी रोने की आवाज सुनाई देती है। यानी बलबन एक कठोर शासक जरूर हुआ था, लेकिन यह इसका कमजोर पक्ष भी। इसकी नियुक्ति हुई है और प्लस में 18,000 सैनिक दिए थे। हालांकि तीनों पंक्तियों में 18,000 सैनिक देंगे। ये द्वितीय पंक्ति है। द्वितीय पंक्ति में समाना, सुमान, उच्च और बठिंडा। समाना, सुमान, उच्च वाला क्षेत्र और बठिंडा यानी उत्तरी पश्चिमी प्रांत। इसमें यहां किसकी नियुक्ति होती है, तो यहां बुगरा खां, बुगरा खां की नियुक्ति होती है। और ये भी पुत्र था भाई, जो बंगाल वाली घटना मैंने बताई थी वो ये बुगरा खां ही है। इसको भी कितने सैनिक दिए, तो 18,000 सैनिक देता है। तृतीय पंक्ति में इसके दिल्ली के चारों तरफ, ये दिल्ली के चारों तरफ थी भाई, दिल्ली के चारों तरफ। और यहां किसकी नियुक्ति हुई थी, तो यहां नियुक्ति हुई थी जिस व्यक्ति का नाम था तरगी बेग। इसको भी 18,000 सैनिकों सहित रखा गया था। यानी मंगोल समस्या को दूर करने के लिए इसने दो तरीके से प्रयास किए थे। एक तो कूटनीतिक प्रयास किया था। कूटनीतिक प्रयास के तहत इसने क्या किया, किसी मंगोलों के दरबार में एक शांति दूत भेजा। एक सुदृढ़ नीति अपनाता है। सुदृढ़ नीति के तहत इसने क्या किया कि जितने भी पुराने किले थे उनका जीर्णोद्धार करवा देता है, जितने भी नए किले बनवाता है। और तो और इसके यानी सैनिकों में जितने भी विकलांग सैनिक थे, बुजुर्ग सैनिक हो चुके थे, उनको हटाकर नए सैनिक यानी नए युवा सैनिक भर्ती करता है। और तो और इसने अफगान सैनिकों की नियुक्ति करता है। त्रिस्तरीय सुरक्षा पंक्ति नियुक्त करता है। प्रथम पंक्ति में लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर था। इस पर नियुक्ति किसकी होती है, तो मोहम्मद की नियुक्ति होती है। मोहम्मद इसका पुत्र था जो 18,000 सैनिकों के सहित इस पंक्ति में, यानी मंगोल ये बहुत बड़ा पुत्र था, यानी ये बहुत योग्य पुत्र था, इसीलिए मंगोल खुद डरते थे। हाँ, अभी पढ़े हैं। द्वितीय पंक्ति में समाना, सुमान, उच्च, बठिंडा, यहाँ इसका पुत्र बुगरा खां था, ये भी योग्य पुत्रों में से था। तृतीय पंक्ति में दिल्ली के चारों तरफ पंक्ति बनाई जाती है और तरगी बेग को नियुक्त कर दिया जाता है। तरगी बेग भी 18,000 सैनिकों के साथ में रहता है। तो ये पहली मंगोल समस्या थी। आपसे कोई प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि प्रथम पंक्ति में किसको नियुक्त किया, द्वितीय पंक्ति में और तृतीय पंक्ति में किसको। तो नेक्स्ट थोड़ी सी बात कर लेता हूँ इस मोहम्मद की। यानी योग्य पुत्र है, वो प्रश्न बन सकता है। एक प्रश्न स्टार लगा के लिख लेना। बलबन के समय तमर मंगोल का आक्रमण हुआ था। बलबन के समय तमर मंगोल का आक्रमण हुआ। यानी मैंने बताया था ना प्रथम पंक्ति में जो नियुक्त था, तो प्रथम पंक्ति में कौन था, मोहम्मद। मोहम्मद किसकी लड़ाई होती है, तो तमर मंगोल की लड़ाई होती है। अब इसमें क्या होती है कि बलबन के सबसे योग्य पुत्र जिसका नाम था मोहम्मद, मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है।
जैसे ही मोहम्मद की मृत्यु होगी तो मोहम्मद को एक उपाधि दी जाती है बलबन के द्वारा, और उपाधि क्या थी? शहीद ए आजम, जो वर्तमान में भगत सिंह के पास में है, शहीद ए आजम। लेकिन ये प्रश्न पूछा जाए न पूछा जाए, लेकिन अब जो बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद ने दो लोगों को संरक्षण दिया था। किन दो लोगों को संरक्षण दिया था? तो ध्यान रखना, एक अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी, इन दोनों ने अपना साहित्यिक करियर किसके काल में शुरू किया था? तो यानी कि इन प्रश्न ऐसे आएगा कि इन दोनों ने साहित्यिक जीवन की शुरुआत किसके संरक्षण में की थी? तो मोहम्मद के संरक्षण में की थी। ये प्रश्न याद रखना। कभी डीप प्रश्न पूछे यूपीएससी तो इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकती है कि अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन किसके संरक्षण में शुरू किया था? तो मोहम्मद के संरक्षण। अमीर खुसरो को हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, इसे तूतीय हिंद कहा जाता है। इसकी उपाधि है भारत का शेख सादी, कहते हैं अमीर हसन देहलवी को। यह मोहम्मद योग्य एवं विद्वान था भी, तभी तो विद्वानों को संरक्षण दे रहा है, यानी अमीर खुसरो एक विद्वान था। अमीर हसन देहलवी भी एक विद्वान है, इसे तूतीय हिंद कहा जाता है, इसे भारत का शेख सादी कहते हैं। हालांकि एक नया चैप्टर रहेगा जब हम दिल्ली सल्तनत का प्रशासन पढ़ेंगे, पूरा साहित्य कल्चर सब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल मोहम्मद की मृत्यु है, इसे उपाधि दी जाती है शहीद आजम। किसके द्वारा दी गई थी? तो बलबन के द्वारा दी गई थी। मोहम्मद ने दो लोगों को संरक्षण दिया था, दो लोगों में एक अमीर खुसरो था, एक अमीर हसन देहलवी था। यह एक योग्य और विद्वान व्यक्ति था और इसने विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये थे बलबन के मंगोल समस्या को निपटारा, यानी मंगोल समस्या से निपटारा इसने कैसे किया, इसने समस्या का समाधान कैसे किया, तो ये बताया। नेक्स्ट अब देखते हैं दोबारा कि इसने सैन्य क्षमता, यानी जो सेना का अभाव था उसको दूर करने के लिए क्या होता है? सैन्य क्षमता का अभाव, यानी हमने देखा दिल्ली सल्तनत की सैन्य क्षमता का अभाव। दिल्ली सल्तनत की नींव डाली कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन के मध्य तक कोई ऐसा शासक नहीं है जिसने कोई केंद्र की सेना यानी स्थायी सेना का गठन किया हो, तो इसको ये कमी दिखाई देती है। तो बलबन पहला शासक हुआ था जिसने स्थायी सेना के और प्रथम प्रयास किए गए थे। प्रथम प्रयास में इसने क्या किया कि इसने एक नया पद सर्जित किया था और उस पद का नाम था दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज। हालांकि केंद्रीय सेना का गठन आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी करेगा, लेकिन उसका जो आधार था ना वो यही था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की, सैन्य विभाग की स्थापना की। और यह प्रश्न अब की बार के आरएस 3 में आया था दोस्तों। सीधा प्रश्न पूछा गया था कि दीवान ए अर्ज विभाग है, उसकी स्थापना निम्न में से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने की थी? तो बलबन ने की थी। इस पर यानी इसका प्रधान होता था, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रावत ए अर्ज, आरिज ए मुमालिक। आरिज, इसका दूसरा नाम है रावत ए अर्ज, आरिज ए मुमालिक। तो आपसे पहला पूछा जा सकता है कि प्रथम आरिज ए मुमालिक कौन था? तो प्रथम आरिज ए मुमालिक का इमादु मुल्क। इमादु मुल्क। इस इमादु मुल्क की उपाधि थी रावत ए अर्ज। रावत ए अर्ज, यानी इसी दीवान ए अर्ज का दूसरा नाम भी क्या है? रावत ए अर्ज। तो ये भी ध्यान रखिए। ये प्रश्न अब की बार के आरएस 3 में आया था, 2018 में जो हुआ था उसमें पूछा गया था, यानी सैन्य क्षमता का जो अभाव था। तो बलबन इस चीज को समझता है और पहली बार दिल्ली सल्तनत में केंद्रीय सेना का गठन की नींव मजबूत करता है। हालांकि इसको जो नींव डालेगा वो अलाउद्दीन खिलजी आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसने सैन्य क्षमता को यानी सेना में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए पहली बार एक नया पद बनाया था, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज पद बनाया था। ये सैन्य विभाग की स्थापना होती है। इसका प्रधान था उसका यानी इसका हेड था, जो प्रमुख था उसे क्या कहते थे? आरिज ए मुमालिक कहते थे। प्रथम आरिज ए मुमालिक कौन था? इमादु मुल्क था। इसकी उपाधि थी रावत ए अर्ज। ये भी किसने दी थी? ये बलबन ने दी थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बलबन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसने इसके कालखंड में हुए जितने भी विद्रोह का दमन कैसे करता है और तुर्कान ए चहलगानी का दमन कैसे हुआ और लास्ट में इसकी मृत्यु कैसे होती है और मृत्यु के बाद में आगे वाले शासक।
तो वो हम सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।